सोनल, यहाँ पे तुम मेरे को बताओ एक चीज कि जब तुम्हारा बोर्ड्स के एग्जाम्स थे, जे मेंस का पेपर था जस्ट 1 मंथ बैक, तो क्या तुम्हारा लास्ट का 1-2 मंथ का प्रिपरेशन क्या होता था उस समय? कैसा सिचुएशन था और कैसे फील होता था तुम्हारा? हाँ, जेई में मतलब वो तो एक हैट्रिक सिचुएशन तो होता ही है, पर मैं जेई के लिए इतना प्रिपेयर था कि मुझे जेई बोर्ड के लिए उतना थिंक करने का जरूरत नहीं था। मैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरा वीक पॉइंट था इंग्लिश और पी, जो मैं होल ईयर नहीं पढ़ा था। तो मैं बोर्ड का तैयारी लास्ट 15 डेज में ही किया था, और मैं इंग्लिश का पढ़ाई और पी के लिए मैं 10 दिन अलॉट कर दिया था कि मुझे ये 10 दिन खाली इंग्लिश और पी पढ़ना। और जो 5 डेज था मेरा 15 डेज में जो बचा हुआ था, मैं उस डेज में मैं मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा था, और एक पेपर के बाद दूसरे पेपर में मिनिमम 4 से 3 डे का गैप होता है। तो मैं वो गैप में कोई एहतियाती और जो टफ क्वेश्चन है तो वो सॉल्व किया था, जिससे का मैं बैलेंस कर लिया था। और मुझे पता था कि मुझे जेई मेन देना है, तो एहतियाती पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है जेई मेन के लिए। इसलिए जो मैं बोर्ड का तैयारी कर रहा था, तो वो मुझे जेई मेन में भी बहुत हेल्प मिला। ओके, अच्छा सोनल, यहाँ पे ना वो क्वेश्चन को मैं फिर से लाऊंगा। वो जो सिचुएशन था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला केस, मैं फिर से यही चीज पूछूंगा कि मैं ये चीज में बार बार ये चीज देख रहा हूँ, मैं इस चीज पे बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना इसी चीज में फंसते हैं। तो क्या होता है कि जो बच्चा 9th-10th में तो इस सिचुएशन से निकल जाता है किसी तरीके से। मान लो हो सकता है किसी के 9th-10th में कोई ऐसा जुगाड़ बनाना, किसी के साथ कोई रिलेशन बनाना, या फिर हो सकता है कि बना बट उस सिचुएशन से निकल गया किसी तरीके से, और वही स्टूडेंट ना 9th-10th में आके भी फंस जाता है वही सेम सिचुएशन में, और उस वजह से आईआईटी कहीं ना कहीं उसके हाथ से, एनआईटी उसके हाथ से निकल गया था। तो इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ पे क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था, या फिर यहाँ पे भी तुम उस सिचुएशन से निकल गए? जब मैं 10 में था तो मैं एक गर्ल से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गया। मैं उसके बारे में बहुत बार याद आता था कि शायद मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती, मैं भी इंजॉय करता। पर जेई का प्रिपरेशन इतना हेक्टिक होता है कि ये जो फीलिंग है वो आता और जाता है। तो ये फीलिंग तो आता था कि मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए, पर जो चेतनिया का रूल एंड रेगुलेशन है, मैं बॉय कैंपस में था, तो गर्ल तो देखना ही बहुत बड़ी बात होती थी हम लोग के लिए। तो इसलिए बॉय कैंपस होने के कारण मैं उतना गर्ल से तब अटैच नहीं हुआ, पर फीलिंग आती थी कि मेरी भी गर्लफ्रेंड होना चाहिए, लॉन्ग रिलेशनशिप में लाना चाहिए। तो मैं भी 11th में नहीं पढ़ा मैं, तो उसका कारण ये है कि मैं बॉय कैंपस में था। मैं अपने आप तो बोल सकता हूँ कि यदि मैं गर्ल्स कैंपस में होता तो फिर से मैं वही गलती कर देता। ओके सोनल, आप 11th एंड 12th का आपका हो गया, 12th का एग्जाम्स आने वाले हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, एग्जाम्स दे दिए, उसके बाद आपका रिजल्ट आया। तो कैसा परफॉर्मेंस था 12th में? 12 में मेरा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 95 प्लस था। मैं इंग्लिश और पीए में तो 80 था, 80 और 78 था, तो जितने का मेरा ऑल ओवर 90% हो गया था। ओके, और जेई मेंस का परफॉर्मेंस कैसा था उस जिस साल आप 12th के साथ दिए थे? तो वो तो मैं जेई का मार्क तो 200 अप्रॉक्स था, जितने का मेरा रैंक अप्रॉक्स 15 या 16,000 के अराउंड में था। ओके, और ये एडवांस में आपका रैंक क्या बनी थी? मेरी रैंक एडवांस में 2093 बनी थी फर्स्ट कैंप में। अच्छा, ओके, तो आपका 2000 रैंक आने के बावजूद 12th में आप ये सोचे कि मुझे ड्रॉप लेना है। आप अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर पाए कि मुझे ड्रॉप लेना है? आपके पेरेंट्स कैसे इस बात से सहमत हो गए कि हाँ तुमको कोटा जाना है पढ़ने के? मुझे पेरेंट्स तो पता ही नहीं था कि पढ़ाई क्या होता है। उन तो मुझे मैं पेरेंट्स बोल दिए थे जो एक्शन लेना तुम लोग, मुझे कुछ पता नहीं है ना पढ़ाई क्या होता है, मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सिर्फ पैसा देने आता है, और तुम यदि तो गलत उपयोग करे तो तुम्हारा ही तो अनलकी है। तो मैं
और मुझे एक अंदर से फील था कि मुझे आईटी बॉम्बे ही जाना है। मेरा ड्रीम सिटी भी आईटी बॉम्बे है। मौका मिला तो मैं वहीं सेटल हो जाऊंगा आने वाले कल में। तो एक अंदर से जोश था कि मुझे आईटी करना है, वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है, टॉप आईआईटी में करना है, वो भी ओल्ड आईआईटी में करना है। और मेरे पास एक चांस है कि मैं दोबारा दे सकता हूँ। तो ये तो जो फैक्टर था कि दोबारा मैं दे सकता हूँ, फैमिली प्रेशर नहीं है, मेरा ड्रीम सिटी मुंबई है। तो इतना मोटिवेशन मिला अंदर से, नहीं मुझे एक साल जॉब करना है तो करना है, मुझे चांस मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए मैं वहां पे जॉब कर दिया। ओके, तो ओके ठीक है। तो आप ड्रॉप लिए, कोटा गए, हाँ कोटा के इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लिए। हाँ। कोटा का जो लास्ट एक ईयर 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, आप कोटा को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? हम वही थी जो हमने कोटा में पढ़ते तो वो कोटा तो भुला नहीं सकते। वो तो मैं भी अभी तक नहीं भुलाया हूँ कि कोटा बहुत मेरे लिए एक घर से समान हो गया है। वो जब भी छुट्टी मिलता है तो मैं कोटा चला ही जाता हूँ और अपने जो मुझे जो पढ़ाए उनसे मिलने जाता हूँ। तो वहां मैं ये बोलूंगा कि वहां से लोग बहुत हेल्पफुल है। टीचर टीचर तो है ही हेल्पफुल, वहां के ऑटो ड्राइवर भी हेल्पफुल है। मेस में जब मैं खाने जाता था वो भी बहुत हेल्पफुल है। कभी कभी मैं पैसा भी नहीं देता था, बोलता था कि बाद में ही दे देता। तो इतना वो फैमिली जैसा ट्रीट करते थे कि वहां के लोग। तो मैं ये ऑल ओवर ये बोलूंगा तो वहां के लोग हैं जो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा वो हमेशा जो लड़के पढ़ने में अच्छे होते हैं तो उनको वो हेल्प करते हैं। एग्जैक्टली मेरा भी कोटा का कुछ एक्सपीरियंस ऐसा ही है। बहुत शानदार जगह है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। मुझे भी कोटा को मैं बहुत मिस करता हूँ। मुझे भी लगता है कि कोटा, अगर मेरे उससे अभी पूछा जाए कि तुम कौन सा सिटी में रहना चाहोगे, तो मैं पहला मेरा फर्स्ट चॉइस वही होगा, कोटा। भी वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद है। गर्मी है बट अच्छा लगता है रहना गर्मी में भी अच्छा लगता है रहना। ठीक है, तो आप वहाँ गए, पढ़ाई किए, और इसी जो तो वहाँ का पढ़ाई में आप और श्री चैतन्य की पढ़ाई में कुछ डिफरेंस ऐसा लगा? टीचर्स का डिफरेंस ऐसा कुछ? हाँ चैतन्य कोटा में पढ़ाई का डिफरेंस तो बहुत है। मैं विशाखापत्तनम में था तो वहाँ लोग तेलुगु बोलते थे। तो हम लोग बिहारी हैं तो हिंदी ज्यादा पसंद करेंगे। तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत आया था। और वहां पे बहुत मैं एक छोटा स्कूल से पढ़ा हूँ तो इंग्लिश में तो प्रॉब्लम होगा ही। तो वहाँ टीचर इंग्लिश में समझाते थे तो समझने में तो हल्का पेन आता था। और कोटा में लोग पूरा देहाती हिंदी जिसको बोलते हैं हम लोग, पूरा हिंदी में पढ़ाते हैं तो अंदर से फील आता था। तो जिसके कारण मुझे कोटा का पढ़ाई बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता होगा, जब अपने जैसा लगता होगा कि हाँ अपने जैसा कोई बंदा पढ़ा रहा है। हाँ, और लैंग्वेज भी मैच करता था। जो घर में बात करते हैं उस टाइप का टीचर भी बात करते हैं, तो एक टाइप का अपनापन फीलिंग टाइप का आता था। हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता है, इसलिए क्योंकि जो वहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं बेसिकली वो टीचर्स भी कहीं ना कहीं उनका फिर रिलेशन बिहार से कुछ है। बहुत सारे टीचर्स तो वहाँ बिहारी ही है जो पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा पता नहीं चलता। और मोस्ट ऑफ द हिंदी भाषी स्टेट से ही है जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। तो लगता है अपना जैसा ही कोई बंदा है जो आसाम में पढ़ा रहा है, तो अपनापन जैसा फील होता है। कि मुझे भी फील हुआ है वहां जब रहता था। तो ठीक है सुनल, आप मेरे को बताओ कि कोटा में जब थे तो आपकी सेल्फ स्टडी का टाइमिंग क्या होता था? कितने आवर्स की सेल्फ स्टडी करते थे? क्योंकि बिकॉज आपकी जो रैंक है 293 इसी की वजह से आई है। तो सेल्फ स्टडी का आप मुझे बताओ आइडिया, सेल्फ स्टडी कैसे कर रहा था कोटा में? या फिर बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं इस वीडियो को कोटा में जो पढ़ रहे हैं वो देखेंगे तो बताएंगे कि कोटा में रहते थे। तो भाई साहब मैं ये बता दूं कि सोनल भी आपके ऐसा कड़ी कचौड़ी खाते थे, पोहा खाते थे, जूस पीते थे और शेक पीते थे। आपके जैसे मेस में पीजी लेकर रहते थे और मेस में खाना खाने जाते थे। बट आपका और उन लोग में से डिफरेंस क्या है? या फिर आप आईआईटी में और मैं आईआईटी में नहीं हूँ, मैं भी कोटा में पढ़ा हूँ, मेरे और आप में डिफरेंस क्या है मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। या फिर और लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है सेल्फ स्टडी करने का तरीका, कितने आवर्स की सेल्फ स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कैसे कर रहा है, वो अलग हो सकता है।
वो मैं जानना चाहूंगा कि आपका सेल्फ स्टडी का टाइमिंग क्या होता था, कितने आवर की सेल्फ स्टडी करते थे आप, कैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल, कैसे मैथ्स का न्यूमेरिकल वगैरह करते थे? मैं कोटा में 6 to 8 आवर्स एक पद्धति कर लेता था। ओके। और मैं टाइमिंग था 2 to 5 एक मैच मिनट बना। एक्चुअली, एक मिनट में लेना चाहूंगा। भाई साहब ने कहा 6 to 8 आवर की सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब मैं यहाँ पे बच्चों को ये मैं बता दूं, सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि आप इंस्टीट्यूट में कोचिंग करने जा रहे हो, 5 घंटे की कोचिंग की और 3 घंटे खुद से पढ़ाई की, ये नहीं। सेल्फ स्टडी करने का मतलब वो 5 घंटा छोड़कर आपने 8 घंटे की सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी में हो सकता है आपने थ्योरी बुक पढ़ा हो सकता है आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया हो सकता है आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो सकता है आप रिवाइज कर रहे हो। ये नहीं कि आपके सामने कोई टीचर पढ़ा रहा है और आपको कहेंगे उसको सेल्फ स्टडी में, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ ए सेल्फ स्टडी। सो 6 to 8 आवर सेल्फ स्टडी का मतलब खुद से पढ़ना। कि बच्चों को मैं क्लियर कर दूं, बच्चे सोचते हैं कि 6 to 8 आवर टोटल पढ़ाए, नॉट। 6 to 8 आवर में सेल्फ स्टडी, बाकी आप कोचिंग में कितना टाइम दे रहे हो इट्स अदर पार्ट। आगे बढ़िए सोनल। हाँ, मैं जब कोटा में था 2 से 5 मेरा टाइमिंग फिक्स था, मैच बनाना है। और मैं 5 to 6 आवर 1 घंटा ब्रेक लेता था। तो मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद था, तो मैं गुलाब जामुन खाने चला जाता था। और उस समय मैं छोटा सा ब्रेक में मैं कभी कभी मेडिटेशन करता था, ओम विलोम करता था, ओम का उच्चारण करता था, जिससे क्या मेरा माइंड ठंडा हो। इस ज्यादा पढ़ने वाला माइंड ऑटोमेटिक गर्म हो जाता था। तो फिर मैं 6 to 8 मैं फिर से फिजिक्स पढ़ता था, और 8 to 9 में फिर से ब्रेक लेता था, और फिर 9 to 11 मैं केमिस्ट्री पढ़ता था। ये मेरा एवरीडे का रूटीन था। जब मेरा कोचिंग था तो मैं ये फॉलो करता था, और जिस दिन कोचिंग नहीं रहता था तो उस दिन मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ता था, मैं तो कम ध्यान देता था। ओके। आपका क्लास का टाइमिंग क्या होता था, इवनिंग या मॉर्निंग? नहीं, मॉर्निंग था। अच्छा, मॉर्निंग टाइम था। ओके, वेरी नाइस। आप वहाँ 11 सॉरी टारगेट के लिए गए, वो मेहनत किए और सेल्फ स्टडी अच्छा खासा टाइम तक किए, और उसका परिणाम आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मुझे ये बताओ सोनल कि कोटा में बहुत ऐसे जगह हैं घूमने के लिए, लाइक 7 वंडर, चंबल गार्डन, सिटी मॉल, और वहां पे भी होता है कि ये कोटा में होता है कि बहुत सारे बिहार से लड़कियां जाती है पढ़ने के लिए और अदर स्टेट से जाती है, तो और मेडिकल के लिए भी कोटा फेमस है। तो वहाँ पे लड़कियां अच्छा खासी मिल जाती है, जहाँ दूसरी जैसे स्कूल में होता है कि रेशियो कम रहता है लड़की बॉयज और गर्ल्स का, बट वहाँ पे अच्छी खासी लड़की मिल जाती है। वहाँ पे अगर आप चाहोगे कि गर्लफ्रेंड बनाना तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज बहुत सारी मेडिकल पढ़ने वाली लड़कियां वहाँ रहती है जिससे दोस्ती किया जा सकता है। तो और एंजॉय किया जा सकता है, लाइक उसके साथ घूमने चले गए चंबल गार्डन, 7 वंडर या फिर सिटी मॉल गए, और तुम्हारा तो कोचिंग के जस्ट बगल में ही सिटी मॉल था, तो तुमको तो बहुत ही ज्यादा लड़कियां देखना मिलता होगा। मेरे को भी मिलता था, क्योंकि मैं मोशन में पढ़ता था, तो मेरा पीजी और मोशन के बीच से एलियन होके गुजरते थे, एलियन का जो संकल्प बिल्डिंग था। मेरे को भी रास्ते में बहुत सारी लड़कियां मिलती थी और बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां मिलती थी। तो आपके साथ भी क्या कुछ ऐसा वहां पे लगता था, फीलिंग होता था, या हुआ था कुछ ऐसा? ये तो क्या बोलूं मैं, ये तो सबके साथ होता है, तो मेरे साथ कोई नया चीज नहीं है। जब मैं कपल तो देखता था रोड के किनारे बैठे हुए हैं, तो मुझे भी लगता था मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। मैं टारगेट में था और मेरे पास टाइम कम था, मैं ये सब जॉब किया था, तो ये भी एक माइंड में मेरा पीछे से चलता था, बेटा भी ये बार बर्बाद हुआ तो कभी सुधरने वाला नहीं है। तो अंदर तो फील तो आता ही है कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए, पर जो मेरा टारगेट था उसके कारण मैं फंसा नहीं, और मैं अपने एम की ओर ज्यादा फोकस रहा और ये सब को नेगलेक्ट कर दिया। पर मैं जब जेई प्रिपरेशन हुआ तो मैं पूरा कोटा घूमा, जहां जहां नहीं घूमना था वहां वहां घूमा। पहले चंबल जाने में पूरा घूमा, 7 वंडर में घूमा, और वहां पे भी बहुत आरसीसी मॉल है, वहां पे भी गया, शॉपिंग भी किया। तो मैं आईटी के बाद ये सब मस्ती किया, मैं आईटी का प्रिपरेशन में मस्ती नहीं किया।
ओके, वेरी नाइस। ठीक है सोनल, ये चीज जो आप बता रहे हो वो वास्तविक हाँ में ऐसा होता है। कोटा में आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा कहानी मैं बताऊंगा यहाँ पे। एक मेरा फ्रेंड था, रितेश नाम था उसका, मेरे साथ में ही पढ़ता था, गया का ही था वो। हाँ तो उसकी गर्लफ्रेंड जो क्लास 9th और 10th की जो गर्लफ्रेंड थी उसकी, हाँ। वो वहाँ मेडिकल की प्रिपरेशन करती थी। अच्छा। और वो लड़की भी रांची की थी, बाय द वे वो लड़की भी रांची की थी। तो क्या हुआ कि क्योंकि वो लड़का रांची से ही पढ़ के आया था 9th 10th, मेरे साथ 11th 12th गया में कर रहा था। तो उसको वहां पता चला कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड भी यहीं आई है। तो हाँ वो लड़का थोड़ा सा भटक गया उधर। टेस्ट में परफॉर्मेंस, लड़की खैर बहुत अच्छी पढ़ने में थी। लड़की को जब रांची से ही थी तो उसका शायद पीएमटी निकल गया था, बट वो एम्स के लिए शायद गई थी एलएन। तो लड़का उसमें लगा रह गया, इसका तो परफॉर्मेंस गया। टेस्ट का हाँ परफॉर्मेंस इसका बहुत ही खराब रहता था। और लड़की थी बहुत अच्छी थी, मोटिवेट करते थे इसको, बोलते थे तुम अगर आईआईटी कर लेते तो मैं तुमसे बात करूंगी, आगे नहीं करते तो नहीं करूंगी। हुआ ऐसा कि लड़का तो उसके चक्कर में रह गया। लड़की एम्स निकाल के एम्स दिल्ली में चली गई, और लड़का अभी तक ऐसा ही है, उसका आईआईटी भी नहीं हुआ। तो मैं लोगों से यही बताऊंगा कि देखो भाई, क्या करो, जब तक 11th 12th पढ़ रहे हो, देखो हर एक इंसान को ना अपने लाइफ चेंज करने का दो मौका मिलता है। मेरे अनुसार से दो मौका मिलता है, और वो दो मौका एक 11th 12th पास करने के बाद आता है, और एक ग्रेजुएशन पास करने के बाद आता है। ये दो टाइम है जो अपना लाइफ को कहीं से कहीं चेंज किया जा सकता है। तो जो बच्चे अभी 9th 10th में हैं, या 10th पास कर गए हैं, जो 11th 12th में जाने वाले, उनके पास दोनों मौके बचे हैं। जो बच्चे 11th 12th दे चुके हैं और आईआईटी उनके हाथ से निकल गया है, नहीं गए हैं, उनके पास एक मौका और बचा है ग्रेजुएशन के टाइम पे। वो उस टाइम अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो ये सब सारे चीजों में पढ़ने की बजाय अपना करियर को देखिए। जैसे कोई फिल्म में कोई डायलॉग था कि अगर तुम लड़की के पीछे भागोगे तो लड़की तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, तो तुम पैसे के पीछे भागोगे तो लड़की तुम्हारे पीछे आएगी। ऐसा कुछ था डायलॉग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा कुछ था कि तुम पैसे के पीछे भागो, लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी, ऐसा कुछ था। तो अभी ये सब चीजें नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ने अपना पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा से कुछ लाइफ में कर लो, लड़कियां बहुत आएगी। और इसमें मैं और आती है, मार्गदर्शी के लिए आगे बात करेंगे। मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा हाँ कि हाँ। ट्रेन और ट्रेन और लड़की के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक बार वो जाती है तो दोबारा पकड़ में नहीं आती। अच्छा अच्छा, ऐसा है तुम्हारे साथ, ऐसा हुआ है। ओके, ठीक है, आते हैं अपना क्वेश्चंस पे कि वहां पे टारगेट किए, हाँ अच्छा लगा वहां कोटा में पढ़ने में आपको। फिर जब आपका एग्जाम्स के टाइम पे आया, एग्जाम का लास्ट टाइम आया, तो मैं हाँ डायरेक्ट बात करूंगा, क्योंकि एग्जाम्स के बीच का ड्यूरेशन जैसा आप बताए सेल्फ स्टडी करते थे, मेहनत करते थे, तो हाँ। अच्छा होना ही था। बट एग्जाम्स के दिन आपका कैसा माहौल था? आपका दिमाग में कैसा फीलिंग था? डर रहे थे, या पेट खराब हो गया, कुछ ऐसा हुआ था, या फिर निश्चिंत थे, पढ़ाई लिखाई बंद करके अपना सोचे थे बस एग्जाम देना है, अच्छा कर जाना है? क्या फीलिंग था उस दिन? यही तो यही अनुभव थे। मैं एक दिन पहले पढ़ाई करना छोड़ दिया था, और मैं एक मकसद से छोड़ा था कि यदि मैं एक दिन पहले पढ़ता हूँ तो मेरा मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। और यही यही था, जो आवर है 6 आवर होता है, वो 6 आवर लाइफ चेंजिंग आवर है। हम्म, यदि अच्छा गया तो लाइफ चेंज कर देगा, यदि खराब गया तो कितना बुरा हो सकता है वो भगवान ही जानता है। हम्म, तो मैं इसलिए एक दिन पहले 21 तो मैं जेई में 21 मई को जेई एडवांस था, तो मैं 20 को ही पढ़ाई करना छोड़ दिया। अब मैं हम्म, उस दिन दिन में सोया भी नहीं था, क्योंकि यदि दिन में मैं सोता हूँ तो रात में नींद नहीं आएगा, हम्म, टेंशन। तो मैं दोस्तों के साथ चिल मार रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, और थोड़ा सा मम्मी पापा से भी बात किया था, और मम्मी पापा से भी बोला था कि मुझे डर लग रहा है। तो मम्मी पापा भी बोले थी क्या होगा, यही तो है, थोड़ी एक पेपर तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करे, कर नहीं ओके। सकता। अच्छा तो सुनो, यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, आप एक बार मेरे से एक स्टोरी शेयर किए थे आर के वर्मा सर का। वो क्या स्टोरी हाँ था, कुछ शेयर करेंगे? हाँ। तो जब नाइट हुआ था, 9 बज गया था, तो आके सर मेरे वो थे, फिजिक्स टीचर थे, और
रेजोनेंट का डायरेक्टर भी थे तो वो मुझे कॉल कर रहे थे, तो अनफॉर्चुनेट मैं उनका कॉल उठा नहीं पा रहा था, मैं मोबाइल को अलग अलग के दिया था। तो एक बार मैं कॉल उठाया, मैं उनको गाली भी दे दिया कि मोदी अभी बंद, अभी कॉल रख, बाद में बात करेंगे। मैं इतना डरा हुआ था, मैं किसी को, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि कौन मेरे सामने है। मैं गाली इसलिए दिया था, मे बी वो फ्रेंड होगा, मुझे तंग कर रहा होगा, मैं इसलिए उसको गाली दिया। मैं आरके 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 बाबा इतने मैं उनका क्या बोले, कैसे मैं उनको थैंक बोलूं, वो मुझे इतना मोटिवेट किए उसके बाद कि ये, वो मुझे डांटे नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। वो बोले थी ऐसा होता है कि जब एक दिन पहले होते हैं तो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और डर लगने लगता है, तो वो बोले कि वो बोले कूल डाउन हो जाओ, खाना खा लो और सो जाओ, और कल तुम्हारा पेपर है और मुझे पता है कि तुम अच्छा करोगे, जितना तुम्हारा मेहनत है, मैं तुम्हें एक साल से देख रहा हूँ, तुम अच्छा मेहनत कर रहे हो, पेपर में डरना मत, जो आता है वो लिख के आ जाना और सिल्ली भी मत करना, और अभी जाके सो जाओ। तो मैं 9 बजे सोने का कोशिश किया, पर नींद 11 और 12 के बीच में आया। इतना मेरे माइंड में एक्स वाई जेड कर रहा था, मुझे भी यह पता नहीं मेरे माइंड में क्या चल रहा था अभी। ओके, फाइनली आप एग्जाम्स दे, जिस दिन रिजल्ट आपका आने वाला था, हाँ ठीक है, उस दिन का क्या माहौल था आपके घर में? मैं को गांव में था तो पहले वो नेट का तो प्रॉब्लम होता ही है गांव में, तो पहले सर्वर बहुत डाउन चल रहा था, तो रिजल्ट आने तक तो बहुत मन कर रहा था जितना जल्दी रिजल्ट जाने। मैं रिजल्ट अप्रॉक्स 1 और 2 के बीच जान पाए थे जो तो सर्वर डाउन, और जब रैंक 1 और रैंक 2 का अनाउंसमेंट होता ही है, तुरंत अनाउंसमेंट हो जाता है कि रैंक 1 ये लाया, रैंक 2 ये लाया, तो जिस समय ये रैंक सुनते थे तो बहुत अंदर से डर लगता था तो मेरा क्या होगा। पर जब मेरा रिजल्ट खुला मेरा आज के सामने, तो मैं अपने आप को विश्वास नहीं कर पाया कि मेरा इतना अच्छा रैंक आएगा। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं टॉप 500 के अंदर आने वाला हूँ। तो अब मैं इसलिए एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यदि मैं एक्सपेक्ट भी करता तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। जो पेपर ये बार गया तो मैं रैंक में मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, तो जो होगा वो ठीक ही होगा। मैं उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जो जितना आएगा वो मेरे लिए अच्छा ही है। तो इतना मेरे घर में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था, बहुत फैमिली लोग फोन कर रहे थे, फ्रेंड लोग कंग्रेचुलेशन दे रहे थे, तो इस टाइम का बहुत अच्छा फीलिंग हुआ था उस दिन। तो मैं उस समय ऐसा भी हुआ जो जो फैमिली मेंबर्स कभी फोन भी नहीं किए होंगे, वो भी फोन करके पूरा, हाँ बेटा तुम बहुत अच्छे किए हो, कभी घर पे आओ मिलो कभी, ऐसा पूरा बोलते होंगे। मिठाई घर में जाओ तो उसके बाद रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया होगा, जिसके घर पे जाओ लोग बैठाता होगा, बोलता होगा मेरे बच्चे को भी थोड़ा कुछ बताओ, इन लोग कुछ नहीं करता है। गाँव में ऐसा होते रहता है, अभी भी मैं जाता हूँ गाँव में तो ऐसा ही सब लोग पूछते हैं, बुलवाते हैं, अपने बच्चों से मिलवाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा श्योर। ठीक है सोना, आपका रिजल्ट आ गया और इतना अच्छा रिजल्ट, क्या उम्मीद थी कि इतना कुछ होगा मेरे लाइफ में, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा? मैं अपने मेहनत पे विश्वास कर रहा था कि यदि मैं नहीं निकालूंगा तो कोई नहीं निकाल पाएगा। अच्छा, तो ये मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट था कि मैं अपने मेहनत पे विश्वास किया था कि जितना मैं पढ़ता हूँ उतनी ज्यादा तो कोई नहीं पढ़ सकता, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो इस तरह का मुझे ये भी नहीं घमंड भी नहीं था कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं इस बात का खुद था कि जो मेरे पास जितना पोटेंशियल मैं उतना अच्छा कर रहा हूँ। और मैं डे बाई डे हमेशा अपने, जब एग्जाम होता था तो मैं पेपर तो एनालाइज करता था कि जब पेपर देने के बाद आता था तो मैं पहले में आंसर की मिलाता था कि मेरा कितना नंबर आ रहे हैं, फिर मैं ये देखता था कौन कौन क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट किया हूँ, वो गलती हुआ है, और मैं ये थिंक भी करता था कि मैं ये क्वेश्चन बना रहा था तो क्यों बहुत से सिली मिस्टेक हो जाते हैं, तो मैं वो सिली मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू इग्नोरेंस। तो मैं हमेशा इम्प्रूव करते रहा,
तो जितने का मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होते चला गया कि मैं अच्छा कर सकता हूँ फाइनल कर, इसलिए मैं उतना उतना मैं ये नहीं था कि सरप्राइज भी हो गया था कि मैं इतना अच्छा रैंक आया, मैं आईआईटी बॉम्बे, बस मुझे ये अंदर से खुशी हो गया कि अब तो मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल ही जाएगा, इतना अच्छा रैंक। मतलब एक्सपेक्टेड था आपका ये रैंक, हाँ तो आपके लिए कोई शॉकिंग नहीं था, बट इस पे थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि हाँ क्या हाँ होगा नहीं होगा, बट एक्सपेक्टेड हाँ था। क्या हाँ अच्छा, क्या इस एक फॉर्मल सा क्वेश्चन है कि इस रैंक में आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स का कितना और कैसा रोल है? मैं तो पेरेंट्स तो बोलूंगा कि वो तो पूरा मुझे मोरल सपोर्ट दिए हैं। जब भी मैं खराब रैंक आता था तो मैं पापा बोलते हैं, मम्मी बोलती थी कि बेटा ठीक है, नेक्स्ट टाइम अच्छा आ जाएगा, एक पेपर, ये ओरिजिनल पेपर नहीं है, ओरिजिनल पेपर में फोड़ देना। अभी मैं ये भी बोलते थे कि ये कहाँ पे गलती हुआ है उसको सुधारो, कि नेक्स्ट पेपर में नहीं होगा। ये मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा मोरल सपोर्ट रहा है ना। कभी मुझे जाते हैं कि बेटा तू जॉब किया है तो अभी तू गलत कर रहा है तो फाइनल में क्या होगा, इस तरह का मुझे कोई बर्डन नहीं मिला पेरेंट्स की तरफ से। और टीचर तो मैं टीचर तो भगवान ही मानता हूँ कि यदि टीचर नहीं होते तो मैं आईटी क्रैक भी नहीं कर सकता। उनके बिना मैं आईटी में टॉप 1000 या टॉप 10,000 से भी अंदर नहीं आ सकता। टीचर तो बहुत बड़ा रोल होता है, और कोलकाता हाँ, टीचर तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। यहाँ हाँ, तक यहाँ तक तो मैं यहाँ तक तो गर्लफ्रेंड का मैटर भी सुनते हैं, समझाते हैं कि ये टीनेज है। तो मैं तो टीचर से ये तो बात नहीं किया था कि मेरी गर्लफ्रेंड से बेहतर है, मैं भी किसी गर्ल की तरफ अटैच होता हूँ, ये तो मैं बात नहीं करता था। मगर मैं बात करता था कि खा रहा है, मैं इतना मेहनत करता हूँ तभी नंबर खा रहा है। तो ये टीचर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे लाइफ में कि वो हमेशा मुझे गाइडलाइन करते रहे कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, सिलेबस ये है, ये सिलेबस मत पढ़ो, ये यूजलेस सिलेबस है, ये तो जेई मेन से बात पढ़ रहा, अभी क्यों पढ़ रहा। तो इस तरह से वो ऑर्गेनाइज वे में हम तो एक ऑर्गेनाइज डायरेक्टर मुझे दिखाने में मदद की। ओके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे का दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है, क्योंकि जैसे आप बताया कि आप सीबीएसई स्कूल से थे, 9th-10th हाँ आपने सीबीएसई से किया, रांची हाँ के एक स्कूल से किया, फिर हाँ 11th-12th के लिए आप वहाँ गए, तो फिर कोटा गए। हाँ तो ये सारे ड्यूरेशन में आप जैसे होता है, कुछ लोगों का हॉबी होता है मूवी देखना, हाँ किताबें पढ़ना, नोवेल पढ़ना, हाँ तो स्पोर्ट्स खेलना, या फिर, हाँ। तो क्या आपका कुछ ऐसा इस सब सारे चीज में पूरा लाइफ जर्नी में कुछ ऐसा था, या फिर 9th-10th तक खेलते थे फिर बाद में छोड़ दिया, ऐसा कुछ? मैं 9th में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला हूँ, और मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद भी था। जब भी मुझे टाइम मिलता था, बैट और बॉल लेके ग्राउंड पे पहुंच जाता था और फ्रेंड के साथ। और